नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ बिल पर जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हंगामे की, संघ की मंशा को लेकर राहुल गांधी के बड़े दावे की, देखेंगे वक्फ बिल पर एनडीए में टूट को, अपने वादे से सीएम रेखा गुप्ता के यू टर्न को, जानेंगे महाराष्ट्र में गहराते भाषा विवाद को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर में शांति बहाली पर दिल्ली में हुई बैठक, केंद्र से मिले मैतेई कुकी समुदाय के प्रतिनिधि, कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति पर हुई चर्चा। तेलंगाना में कांची गली बोली जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस सख्त, भूमि पर लोगों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, 400 एकड़ जमीन पर आईटी पार्क बनाने का हो रहा है विरोध। नफरती भाषण पर जस्टिस ओका का बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए जाते हैं नफरती भाषण, चुनावी लाभ के लिए नेता करते हैं इस्तेमाल। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू के अंदर बगावत तेज होती जा रही है। अभी तक कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि इस्तीफों का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है। इसकी झलक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली जो जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की तरफ से बुलाई गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो होने लगे ऐसे दावे? देखिए इस रिपोर्ट में। वक्फ बिल के संसद से पारित होने के बाद जेडीयू डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी ने मुस्लिमों को साधने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, लेकिन पार्टी का दांव भी उस पर उल्टा पड़ गया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन क्यों किया। मुस्लिम नेताओं के जरिए पार्टी मुस्लिम समुदाय तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि वक्फ बिल को केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार के 5 सुझाव माने, तब जाकर पार्टी ने इस पर अपना समर्थन दिया है। मुस्लिमों को साधने के लिए इस प्रेस वार्ता में गुलाम गौस और पूर्व सांसद अहमद अशफाक जैसे नेताओं को भी शामिल होने के लिए कहा गया था। ये वो नेता हैं जो वक्फ बिल का खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिससे ये संदेश दिए जाएं कि पार्टी में कोई बगावत नहीं है। लेकिन जेडीयू की ये कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मुस्लिम नेताओं से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो गए हैं, इस सवाल का जवाब सुनते ही जेडीयू के नेताओं के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बिना जवाब दिए पीसी छोड़कर चले गए। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद से दावा किया जा रहा है कि इस सवाल का जवाब उन नेताओं के पास नहीं था, इसलिए वो वहां से चले गए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम नेताओं को दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मनाया गया था, जबकि सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी नहीं थे, इसलिए जब उनसे सच पूछा गया तो वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अब नेताओं के इस तरह पीसी छोड़कर जाने से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है और पार्टी के अंदर चल रहे असंतोष को उजागर कर दिया है। वहीं इस पीसी से पहले खालिद अनवर का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इसलिए नहीं चलाई जाती कि तबके को नाराज किया जाए, समाज में नफरत फैलाई जाए, केंद्र सरकार कोशिश कर सहयोगी दलों को संतुष्ट करे। वहीं वक्फ बिल के खिलाफ विरोध अब तेज हो रहा है। जेडीयू के मुस्लिम नेता बेहद नाराज हैं और इसको देखकर कहा जा रहा है कि अब विपक्ष को इन नेताओं का साथ मिल सकता है। इसी के अलावा वक्फ बिल के खिलाफ लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही हैं। एआईएमआईएम और कांग्रेस के बाद अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने पहले ही आगाह किया था कि वक्फ बिल पारित हो गया तो फिर चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे सबकी जमीनें हड़पने की कोशिश बीजेपी करेगी। अब संघ ने जिस तरह से देश में चर्च की जमीनों पर लेख प्रकाशित किया है, उससे विपक्ष का दावा और डर दोनों सही दिख रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि भारतीय कैथोलिक चर्च देश में सबसे बड़ा भूस्वामी है। 3 अप्रैल को प्रकाशित लेख, भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस में कहा गया कि कई सालों से ये आम धारणा रही है कि वक्फ बोर्ड भारत में सरकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। हालांकि ये दावा देश में जमीन के स्वामित्व के वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाता है। भारत का कैथोलिक चर्च सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन मालिक होने का गौरव रखता है, जिसके पास देश भर में फैले विशाल भूभाग है। लेख में यह भी कहा गया कि कैथोलिक चर्च के पास पूरे देश में लगभग 17.29 करोड़ एकड़ यानी 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। इन संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जो चर्च को भारत के रियल एस्टेट परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। लेख में बताया गया है कि चर्च जिन जमीनों पर अस्पताल और शिक्षण संस्थाएं आदि चलाता है, इसकी अधिकांश भूमि ब्रिटिश शासन के दौरान अधिग्रहित की गई थी। 1927 में ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय चर्च अधिनियम पारित किया, जिससे चर्च को बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान की सुविधा मिली।
वहीं ऑर्गेनाइजर के लेख में यह भी आरोप लगाया गया कि चर्च द्वारा संचालित स्कूल और अस्पताल आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मुफ्त या कम लागत वाली सेवाएं प्रदान करके लुभाते हैं और बदले में उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालते हैं। कई मामले सामने आए हैं जहां आदिवासी भूमि जो कभी स्वदेशी समुदायों की थी, धीरे धीरे विभिन्न बहानों के तहत चर्च अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी गई। वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष एकजुट है तो एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे देश के लोगों के साथ अन्याय करार देते हुए कहा कि इसका समर्थन करने वाली पार्टियां टूट जाएंगी। पारस का यह बयान एनडीए गठबंधन में दरार की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस ने वक्फ संशोधन विधेयक का खुलकर विरोध किया है। अपने बयान में पारस ने कहा कि यह विधेयक संसद से पारित होना देश की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी उसमें फूट पड़ना तय है। पारस का यह बयान उस वक्त आया है जब हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद यह विधेयक पारित हुआ। पारस ने एनडीए गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने वाले सहयोगी अब इस गठबंधन में नहीं टिकेंगे। उनका यह बयान चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए भी चुनौती पेश करता है, जिसने इस विधेयक का समर्थन किया था। पारस ने विधेयक को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता पर चोट पहुंचेगी। ये विवाद तब और गहरा गया जब पारस ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने भतीजे चिराग पासवान पर भी तंज कसा, जो केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए के मजबूत सहयोगी भी माने जाते हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह घटनाक्रम एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जानकारों का मानना है कि पारस का यह रुख परिवार और गठबंधन दोनों में नई दरार पैदा कर सकता है। एनडीए के सहयोगी पशुपति पारस वक्फ बिल के खिलाफ सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं तो दिल्ली की बीजेपी सरकार के फैसले का भी कड़ा विरोध हो रहा है। दिल्ली की सत्ता में आते ही सीएम रेखा गुप्ता लगातार कई बड़े फैसले ले रही हैं और अब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। रेखा गुप्ता सरकार ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की फ्री योजना पर रोक लगा दी है, जिससे दिल्ली की जनता नाराज बताई जा रही है। सीएम के इस कदम का काफी विरोध देखा जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रेखा गुप्ता सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार के जरिए दी गई एक फ्री योजना को खत्म कर दिया है। बीजेपी सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए एक खास बदलाव किया है। दिल्ली सरकार ने 2019 से लागू निःशुल्क फिटनेस जांच सुविधा को खत्म कर दिया है। दरअसल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी जीती थी, तब से ऑटो टैक्सी चालकों से उनके वाहनों की फिटनेस जांच का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब बीजेपी सरकार के परिवहन विभाग ने इस सुविधा को खत्म कर दिया है और टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए 300 रुपए का चार्ज निर्धारित किया है। और अब बीजेपी के इस कदम का विरोध देखा जा रहा है। दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन से जुड़े कई लोगों ने फिटनेस जांच की निःशुल्क सुविधा खत्म करने का विरोध किया है। चुनाव के वक्त से ही लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के जरिए चलाई गई किसी फ्री यानी कि मुफ्त सुविधा की योजना को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने ये साफ कर दिया था कि योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली में जो फ्री वाली योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि सरकार अपनी ही जुबान से पलट रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार का विरोध देखने को मिल रहा है तो महाराष्ट्र में भाषा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में मनसे कार्यकर्ताओं ने एक बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर राज्य की सियासत काफी गर्मा गई। इस बीच महाराष्ट्र में बैंक कर्मियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सीएम फडणवीस से बड़ी मांग की है। तो क्या मांग की है बैंक कर्मियों ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश में अब तक तमिल और हिंदी भाषा को लेकर विवाद देखने को मिल रहा था और अब महाराष्ट्र में भी मराठी भाषा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में बैंक कर्मियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। राज्य भर के बैंकों में कर्मचारियों पर हमले की कई घटनाओं के बाद बैंक यूनियन ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने चिट्ठी में लिखा कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ता बैंकों में आकर कर्मचारियों को धमका रहे हैं। कार्यकर्ता बैंक में सभी डिस्प्ले बोर्ड मराठी में लगवाने और कर्मचारियों से सिर्फ मराठी बोलने के लिए दबाव बनाते हैं। चिट्ठी में उन पर हुए हमलों का भी जिक्र किया गया है। यूनियन ने लिखा कि अधिकतर बैंकों में 3 आधिकारिक भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड है, जिनमें मराठी शामिल है। ज्यादातर कर्मचारी मराठी भाषी हैं, लेकिन कुछ अधिकारी मराठी नहीं बोल पाते। उन अधिकारियों से सभी 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में पारंगत होने की उम्मीद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में सीएम फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा के इस्तेमाल पर जोर देना गलत नहीं है, लेकिन कोई कानून हाथ में लेता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उचित तरीके से निपटा जाएगा।
हालांकि सीएम फडणवीस ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। राज्य में इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बैंक कर्मियों ने सीएम फडणवीस से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर दी है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई की मांग की है। पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों पीएम मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा, सूचना समेत 7 बड़े समझौते हुए। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई की मांग की और तमिलों को पूरा अधिकार देने की वकालत की। पीएम ने कहा, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किए जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और आत्मीयता भरे संबंध हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी से अपील की थी कि वो मछुआरों के मुद्दों पर श्रीलंका से बात करें, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि श्रीलंका में कैद मछुआरों को राहत मिलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने तमिल मुद्दे पर कहा कि उन्हें यकीन है कि श्रीलंका सरकार तमिलों की उम्मीद को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के तहत मिले पूरे अधिकारों को लागू करेगी। वहीं इस बैठक को लेकर राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा, मैंने पीएम मोदी से कहा है कि जरूरत के समय भारत की मदद हमारे लिए बेहद अहम रही है। मैंने उन्हें कहा है कि श्रीलंका अपने इलाके का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। इसी के साथ उन्होंने भारत के द्वारा मिली मदद के लिए आभार जताया। हालांकि पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों के लिए काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन कच्चातीवू द्वीप को लेकर देशवासियों की उम्मीद पर पीएम मोदी खरे नहीं उतर पाए हैं। पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा सुर्खियों में है, तो इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की भी चर्चा हो रही है। व्यापार जगत में मानो भूचाल आ गया है। शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रंप अपने फैसले का बचाव कर रहे हैं। हालांकि उनके फैसले का विरोध देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ में कुछ छूट देने पर विचार कर सकते हैं। तो क्या बैकफुट पर आएंगे ट्रंप? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी टैरिफ से दुनिया भर के देश परेशान हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से नाराज चीन, कनाडा, यहां तक कि ब्राजील ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ की घोषणा कर दी है। खबर यहां तक आ रही है कि ये देश एकजुट रूप से ट्रंप की मोर्चाबंदी में भी जुट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के बीच इसे लेकर बात भी हुई है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ देशों का एक नया गुट बनता नजर आ रहा है। वहीं वैश्विक बाजार में भी उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। आर्थिक सलाहकारों ने इसे लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। कहा जा रहा है कि इन टैरिफ की वजह से महंगाई बढ़ सकती है और फिर महंगाई के चलते मंदी के दौर की शुरुआत हो सकती है। वैश्विक ब्रोकरेज और अर्थशास्त्रियों ने अमेरिका में मंदी के आने की चेतावनी दे दी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि कई देश अमेरिकी टैरिफ का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जितना टैरिफ सामने से लग रहा है, उतना ही टैरिफ दूसरी तरफ से भी लग रहा है और इसी वजह से कई देशों के शेयर बाजार बेचैन हैं। लेकिन ट्रंप ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। जब दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है, तब ट्रंप अपने गोल्फ कोर्स में समय बिताते नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये अमीर बनने का बहुत अच्छा समय है। ट्रंप का कहना है कि उनके फैसलों से बड़े बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वही डूबेंगे जो कमजोर हैं। हालांकि ट्रंप अपने फैसले पर अडिग दिख रहे हैं, लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि कुछ देशों को टैरिफ में छूट भी मिल सकती है। इनमें भारत, इजराइल और वियतनाम का नाम शामिल है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रंप के फैसले से पूरी दुनिया में तनाव फैल गया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। जी हाँ, कल बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर बहुत चर्चा में रही, जिसमें एक शख्स तो मुस्कुरा रहा था, दूसरा शख्स पसो पेश में था कि वो आखिर किस तरह का पोज दे। दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई, इसका बहुत ज़्यादा खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन छन कर ये बात सामने आई, जिसे कि सरकार समर्थक मीडिया ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया, जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम के साथ में दो टूक बात की और कहा कि हिंदुओं की
सुरक्षा करना आपका काम है, हिंदुओं की रक्षा वहाँ पर की जाए। ये बात और तो नहीं सामने आ पाई, क्योंकि हो सकता है कि ये बात लेके आना सरकार भी चाहती हो, क्योंकि इसके आने के फायदे भी तो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।